हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि लास्ट वीडियो से हमारा टॉपिक चल रहा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक में हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉमन पीपल में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होने लगी। इस फीलिंग को क्रिएट करने के मेन 4 फैक्टर्स थे। इन 4 फैक्टर्स में से हमने 2 फैक्टर्स अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। आज के इस वीडियो में हम लास्ट के 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे और उसके बाद द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जैसा कि आपको मालूम है 1815 में यूरोप की पावरफुल कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया थे, कलेक्टिवली नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट दी थी। नेपोलियन की डिफीट के बाद यूरोप की सभी कंट्रीज़ में द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गई। इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में फिर से ओल्ड ट्रेडिशन को ही स्टैब्लिश करना चाहते थे, जैसे मोनार्कियल सिस्टम, चर्च, सोशल हायरार्की एंड प्रिविलेज बाय बर्थ जैसे सिस्टम को फिर से स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन यह कंजर्वेटिव ग्रुप पूरी तरह से प्री रेवोल्यूशनरी डेज में वापस नहीं जाना चाहता था। नेपोलियन ने अपने टाइम में यूरोप में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। वह यूरोप को एक मॉडर्न कॉन्टिनेंट बनाना चाहता था, जैसे अ मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमिक चेंजेस एंड एबॉलिशन ऑफ सर्फडम एंड फ्यूडल सिस्टम। इन सभी चेंजेस को कंजर्वेटिव बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से उनका मोनार्कियल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा वह सोचते थे। इसीलिए इस कंजर्वेटिव ग्रुप ने इन चेंजेस को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। नेपोलियन की डेथ के बाद 1815 में वियना में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी पावरफुल कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। इस मीटिंग को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया। इस मीटिंग का मेन मोटिव यूरोप की सभी कंट्रीज़ में फिर से मोनार्कियल सिस्टम रिस्टोर करना था और नेपोलियन ने वॉर के थ्रू फ्रांस के आसपास की जिन कंट्रीज़ को अपने अंडर में किया था और फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाया था, उन सभी कंट्रीज़ को फ्रांस से वापस लेना इस मीटिंग का मेन मोटिव था। इस मीटिंग को ही ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी में सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर कुछ डिसीजन लिए। इसमें सबसे पहला डिसीजन था द बॉर्बन डायनेसिटी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। इट मीन्स नेपोलियन इरा स्टार्ट होने से पहले फ्रांस में बॉर्बन डायनेसिटी रूल करती थी और वापस इसी डायनेसिटी को रिस्टोर कर दिया गया। मीन्स फ्रांस में फिर से बॉर्बन डायनेसिटी रूल करने लगी। सेकंड डिसीजन था फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने अपनी आर्मी के बेस पर फ्रांस के आसपास की स्मॉल कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेकर फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाया था। इस ट्रीटी में फ्रांस की उन्हीं सभी कंट्रीज़ को वापस ले लिया गया।
थर्ड डिसीजन था, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस फ्यूचर में ऐसा फिर ना करे, इसके लिए फ्रांस की बाउंड्रीज़ के आसपास न्यू स्टेट बना दिए गए. फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पाइडमॉन्ट इन द साउथ. फ्रांस की नॉर्थ में एक न्यू स्टेट बना दिया जिसका नाम रख दिया बेल्जियम, और फ्रांस के साउथ में जो स्टेट बनाया उसका नाम था जिनोवा. इसके अलावा ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया, पोलैंड रशिया को दे दिया गया, और सैक्सोनी को प्रूशिया में मिला दिया गया. इसके अलावा नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की एक फेडरेशन बनाई थी. यह फेडरेशन इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस को दूर करती थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी बनाती थी. ट्रीटी ऑफ वियना ने इस फेडरेशन को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया. तो इस तरीके से इस मीटिंग में ये सभी डिसीज़न लिए गए और इन्हीं डिसीजंस को ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जाना जाता है. अब हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में कंजर्वेटिव्स ने क्या चेंजेस किए. 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजीम ने फिर से यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश कर दिया. इस ट्रीटी के बाद यूरोप की कंट्रीज़ में कॉमन पीपल या पॉलिटिकल पार्टीज़ या क्लब को गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने का राइट नहीं था, और अगर कोई ऐसा करता था तो उन्हें पनिश किया जाता था. इसके अलावा प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई. अब ऐसे सभी न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स को बंद कर दिया गया जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, जिनकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी. इन सब रेस्ट्रिक्शन के बाद भी फ्रांस में लिबरल क्लास लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज़ को भूले नहीं थे. वह आज भी मोनार्कियल पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे और गवर्नमेंट से फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड करते थे. 1815 में वियना ट्रीटी के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में कंजर्वेटिव ग्रुप पावरफुल हो गया. यह लिबरल नेशनलिस्ट ग्रुप को डोमिनेट करने लगा, उन्हें रिप्रेस करने लगा, जिसकी वजह से लिबरल नेशनलिस्ट ग्रुप अंडरग्राउंड हो गया और वह गवर्नमेंट से छुपकर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करता रहता था. इस ग्रुप ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी. इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे. ये लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे और यूरोप में लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी जैसे आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ को नेशन स्टेट में बदलने की बात करते थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट लाना चाहते थे. रेवोल्यूशनरीज़ में एक बहुत फेमस पर्सन थे जिनका नाम था जिउसेप्पे मज़ीनी. यह इटली के रेवोल्यूशनरी थे. इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें एक था यंग इटली जो मर्सलीज़ में बनाई थी और दूसरी सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप जो बर्ने में बनाई थी. मज़ीनी का मेन मोटिव इटली को यूनाइट करना था, क्योंकि उस समय इटली डिफरेंट पैचेस में था. इटली के एवरी एरिया में डिफरेंट एम्पायर रूल करती थी और वह इटली को नेशन स्टेट बनाकर यूनिफाइड करना चाहते थे. इसी वजह से इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी. मज़ीनी की इन सीक्रेट सोसाइटी से इंस्पायर्ड होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी इस तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी. इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को लिबरल मिडिल क्लास लोग ज्वाइन करने लगे
और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ की वजह से ही यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आई, जैसे ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। तो इस तरीके से हमने देखा यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में मिडिल क्लास एमर्ज हुआ। इस मिडिल क्लास की लिबरल थॉट थी, जिन्होंने कंजर्वेटिव ग्रुप को अपोज किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बेस पर अपनी अपनी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की और अपनी कंट्री को नेशन स्टेट में चेंज किया। आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उस टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 4 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी 1815। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द चेंजेस आफ्टर वियना ट्रीटी इन यूरोप। इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके एवरी पॉइंट इन क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। थैंक यू so much.